And welcome on in my class SST History, class 10, part 2, the rise of nationalism in Europe. French Revolution and the idea of nationalism. What were the nationalism in Europe? फर्स्ट रीजन जो था रेवोल्यूशन का जो था और जो यूरोप में जो क्रांतियाँ हो रही थी, इसके पीछे क्या हाथ था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। एक घटना घटी थी जिसको इतिहास में इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस नेम विच इवेंट वाज फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। अब ये घटना ऐसी कौन सी घटी थी? वो घटना थी फ्रांस के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कि एक फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसमें 1789 में जिसको लुई 16वें को हटा दिया गया था वहाँ पर, और डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू। जब ये हो जाने के बाद ये घटना घटी थी। अब यूरोप में क्या था? वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन वी कैन से मोटिवेशन। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग और you to get your target or aim, so you are motivated, that is clear। अगर आप कोई बड़ा काम या कोई अच्छा काम या कुछ करने जा रहे हो, कोई रिस्क, तो आप कहीं से ना कहीं मोटिवेटेड हैं। क्या है? आप कहीं ना इसका यहाँ पर उसका कोई एक्सप्रेशन पड़ा। अब एक्सप्रेशन पड़ा था किसके लोगों के? वहाँ के यूरोप के लोगों के। और जिससे क्या है? प्रोड्यूस एंड डेवलप द नेशनलिज्म इन देयर माइंड एंड देयर हार्ट। उनके दिलो दिमाग में, जहन में क्या बैठ गई थी? अब हमारा भी अपना एक कंट्री हो, हमारा भी एक राज्य हो, हमारा भी एक स्टेट हो, हमारा भी अपना एक लैंड हो, एरिया हो, जिस वी कैन लिव विथ पीस, जिसमें हम रह सकें विथ पीस, शांति के साथ। तो वी कैन से व्हाट वी कैन से फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द फर्स्ट expression and first motivation for European people to do revolt. Okay, and after getting the success of French people, what to want now? French people demanded what demanded? पहली उनकी डिमांड थी, उनकी पहली डिमांड क्या थी? एबलिशमेंट। पहली क्या थी? एबलिशमेंट। अब एबलिशमेंट किसका? खात्मा। अब उसका खात्मा चाहते थे। एबलिशमेंट ऑफ मोनार्ची। Who wanted? French people or European people demanded establishment of monarchy. And first demand and second demand. What was the second demand? Second demand is the establishment of democracy. डेमोक्रेसी। तो पहली डिमांड क्या थी? एब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची, मतलब निरंकुशता, मनमानी को खत्म करना। अब शासक की, कोई रूलर की क्या होगी? मनमानी नहीं चलेगी। और दूसरी चीज़ क्या थी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक सिस्टम विल बी एडॉप्टेड। अब कौन सा लाया जाएगा कानून? कौन सी व्यवस्था लागू की जाएगी? अब डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ठीक है। अब ये प्रजातंत्र क्या होता है? अब डेमोक्रेसी को लाना। अब एक जैसे चेयर पड़ी है, कहाँ? फ्रांस में, और जिस पर पहले कौन बैठता था? कौन बैठा हुआ था उस चेयर पर? कौन बैठा हुआ था भाई? मोनार्ची सिस्टम फर्स्ट बिफोर, पहले या एंड पीपल ऑफ यूरोपियन गो आउट। उसको क्या रन अवे, उसको भगा दिया। और उसको भगा दिया किसको? मोनार्ची से कहा तुम जाओ। और उनकी क्या मांग थी यूरोपियन लोगों की? ये मांग थी
मोनार्ची से कहा तुम जाओ, और प्रजातंत्र से कहा तुम आओ। उनसे कहा मोनार्ची जाए और प्रजातंत्र आए। ये दो डिमांडें थी किसकी? फ्रेंच पीपल आफ्टर द revolt of 1789 in France. Now French people to force la patrie and la citoyen. La patrie means what? You don't know, I am telling you. Breakfast. La patrie and la citoyen. ला साइटोन। व्हाट इज द मीनिंग ला पार्टी एंड ला साइटोन का मतलब क्या है, आपको हम बताते हैं। वेन इज गोइंग ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन चल रहा था। सम मेजर चेंज ड्यूरिंग दैट रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। एफ फॉर एफ का मतलब क्या है? फ्रांस। FRENCH, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ला पाट्री एंड ला सेटियन एम्फासिस यूनिट एंड राइट्स। अब ये क्या बन गया था इनका? ला पाट्री एंड ला सेटियन, उनका एक ये नारा बन गया था, स्लोगान बन गया था, उनका ये अधिकार बन गया था कि अब हम उन ला पाट्री का मतलब होता है फादरलैंड, वाई वर्थ इज आवर लैंड। ला पाट्री मीन्स इज फादरलैंड, वाई वर्थ इज आवर लैंड। दे थिंक, उन्होंने सोचा कि हमारा जो है ये एरिया जो है हमारा जन्म, जैसे हम यहीं पर पैदा हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा फादरलैंड है, ये हमारी पितृभूमि है। और ला सिटीजन, सिटीजन ऑफ दैट लैंड और स्टेट, और हम इसके क्या है? सिटीजन हैं। वी आर सिटीजन वेयर दे आर लिविंग, ये जहाँ पर रह रहे हैं। अब क्या? कॉमन पीपल थॉट दैट दे आर सिटीजन ऑफ दैट लैंड एरिया और फादरलैंड, सो द फ्रांस इज देयर लैंड एरिया एंड द फ्रांस इज द fatherland of common people, and the France is the fatherland of the common people, and common people are the citizen of the France. Common people are the citizen of the France, because France is the fatherland of them. That is clear now. Hello student, are you watching a man? We can say this man is monarch king. And these people are common people. Okay. Now the power is transferred from monarch. ये कहाँ से हो रही है अलग? ये पावर किधर जा रही है? ये पावर जा रही है। ये पावर कहाँ आ गई है? टू कॉमन पीपल। अब पावर जो थी पहला मेजर चेंज किया हुआ था, हमने आपको बताया था पहले वाले में बताया था, अभी पहले वाले रीजन में, कि कॉमन पीपल ने ये सोच लिया वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस एंड द फ्रांस इज आवर फादरलैंड। एंड नेक्स्ट चेंज व्हाट विज द एंड सिंपल मैन and common people, simple men or common people, same thing. They has taken power from the royal man, from monarchy. हम रॉयल पर्सन कह सकते हैं या मोनार्च कहते हैं। मोनार्च किंग से ताकत जो थी शासन करने की वो अब किसके पास आ गई थी? अब कॉमन पीपल के पास आ गई। ये दूसरा रीजन है। एंड थर्ड रीजन ब्रॉट न्यू फ्लैग। यू आर नाउ वॉचिंग फ्लैग। अब कॉमन पीपल ने क्या सोचा? अब हमारा नेशन तो हो गया, अब हम लोगों के पास पावर आ गई, अब डेमोक्रेटिक तो गए, अब हमारा स्टेट को क्या होना चाहिए? एक फ्लैग भी होना चाहिए, बिकॉज इट शोज द यूनिटी एंड द डेमोक्रेटिक पावर। एंड अब क्या था? अब फ्रेंच लैंग्वेज चौथा बदलाव क्या किया गया था? मेजर चेंज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उस समय चौथा चेंज क्या किया गया था? फ्रेंच लैंग्वेज इज नेशनल लैंग्वेज, लाइक एज इन इंडिया इज नेशनल लैंग्वेज, पार्ट इज हिंदी लैंग्वेज इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। दैट इज क्लियर। एंड फिफ्थ
न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन। अब क्या हुआ, एक नेशनल एंथम भी कंपोस्ट किया गया था और बड़ी कस्में वगैरह खाई गई थी अपनी पैट्रियटिज्म के लिए, नेशनलिज्म के लिए, और मतलब शपथ लेते जब कोई नेता वगैरह होता है या देश के लिए, बड़ी बड़ी कस्में खाना, ये सब। फिर क्या हुआ, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। स्टेट जनरल लाइक एज ए national assembly what is like as a parliament during that time is a renamed national assembly. In national assembly comes those person elected by common people and we can say they are representative ऑफ कॉमन पीपल। वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्या करते थे, लीडरशिप करते थे। किसकी तरफ से करते थे, किसकी तरफ से करते थे, कॉमन पीपल की तरफ से, आम आदमी, आम पब्लिक की तरफ से ये करते थे और ये चुनकर जाते थे। और ये क्या करते थे, रूल करते थे फ्रांस पर। रूल मतलब शासन, यही हुकूमत चलाते थे इन। एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम कम्स इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल, वी कैन से इन अदर वर्ड। थैंक्स। And these representative people we can say state general elected by common people and renamed a national assembly। and इसको नाम क्या दिया गया था, इसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था। यू आर वॉचिंग दिस, और ये आप देख रहे हैं फर्स्ट मेजॉरिटी लेस, बहुत कम लोग होते थे, सेकंड में थोड़े होते थे, और थर्ड में ये पुअर तो थे, कॉमन लोग, आम आदमी थी, मतलब क्वांटिटी इनकी ज़्यादा थी। ये ए मेजॉरिटी ऑफ नंबर। तो कॉमन पीपल क्या करते थे, इलेक्टेड स्टेट्स जनरल। एंड लास्ट ऑप्शन इन दिस हेडिंग, नेशनलिज्म आइडिया टेकन बाय फ्रेंच आर्मीज। अब क्या हुआ था इसमें, अब नेशनलिज्म का जो आइडिया जो था फ्रेंच आर्मी के द्वारा अपने देश से बाहर भी पूरे यूरोप में ले जाने लगे। इसका रीज़न ये निकला कि आगे चल के यही कंडीशन, बहुत सारे रिवोल्ट हुए पब्लिक और एक अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई। अब यही समझिए कि नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म की भावना का मतलब, अब हम इंडिया में रह रहे, ठीक है, हम अपनी इंडिया की तारीफ करें सबसे बड़ी, और कोई विदेशी आकर यहाँ आकर और कहे कि हाँ पाकिस्तान के नारे लगाए या अमेरिका का अपना शो करे, पावर रहे इंडिया में और उधर की कहे, तो इतनी हाई लेवल। और इससे इसी तरीके से नेशनलिज्म की भावना से मोटिवेट होकर फ्रेंच आर्मी ने क्या किया था कि बॉर्डर पर से जो नेरेबी कंट्रीज थे, नेरेबी स्टेट्स थे, उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। हम आपको बताते इसके क्या फैक्टर है और क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रही इसकी। नाउ यू आर वाचिंग इन दिस हियर, नाउ इन दिस you are watching people. I made only 4 people, but a large number of people. These people are common people. These people are common people. These people are common, and they're ruling in the France. They're ruling in the France. That system is called democratic system. And after 10 years, happen something not a great happened. एक बहुत कुछ बड़ी घटना घटी थी। आफ्टर ए मैन केम, नेपोलियन बोनापार्ट। ही इज हिज फिलॉसफी डिक्टेटरशिप। उसकी फिलॉसफी कैसी थी, डिक्टेटरशिप। अब वो क्या करता है, ऑल द पावर ऑफ कॉमन पीपल सीज्ड, और वो सारी ताकत को खत्म कर देता है इस कॉमन पीपल की। और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या कर देता है, द एंड, खत्म। And he take in his hand all the power. Now that power is returned. पहले पावर कहा मोनार्ची टू कॉमन पीपल, अब कॉमन पीपल टू डिक्टेटरशिप। अब पावर किसमें चली गई है, चेंज होकर एक्शन का रिएक्शन होता जा रहा है, वही केमिस्ट्री की तरह, आप तो जानते हैं। अब डिक्टेटरशिप कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट का 1799। अब क्या करता है, वो सिस्टम चलाता है, उसने कुछ रूल्स बनाए थे। अब उसके पास पावर है तो उसने अपना एक कोड दिया गया था सन इन 1804। दिस सिविल कोड इज कॉल्ड नेपोलियनिक आल्सो।
and that is a great event in the history of France. Now introduction. Napoleon. After 10 years become in the history of France events. 1799 Napoleon became the ruler of France and he seized the all political power of common people and this power transferred in the hands of नेपोलियन. अब क्या होती है, जो कॉमन पीपल की जो सारी ताकत होती है वो सीज कर देता है, उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है. अब वो ताकत किसके हाथ में आ जाती है, सारी पॉलिटिकल पावर नेपोलियन के हाथ में आ जाती है. अब फिर से अब ये नेपोलियन विच नेचर वाज, नेपोलियन वाज ए ग्रेट डिक्टेटर ऑफ हिज टाइम. नेपोलियन वाज आल्सो डिक्टेटरशिप, वी कैन से डिक्टेटरशिप. अब क्या सिस्टम था, पहले थी मोनार्ची खत्म हुई, फिर उसके बाद क्या आई, डेमोक्रेटिक. अब डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हुआ, अब क्या आया, डिक्टेटरशिप आया. ये इवेंट्स कब घटी थी, 1789 को. अब ये डिक्टेटर कब बन गया, आफ्टर 10 ईयर्स 1799 में बन गया था. दैट इज क्लियर पॉइंट नाउ. आफ्टर गेटिंग द पावर नेपोलियन मेड ए कोड for rules and regulations. In France, he changed something and many rules and many activities. What are the activity in the France of him and what were the rules and regulations he changed? Napoleon code. He made a Napoleon. अब क्या होता है, 1799 में नेपोलियन होता है, फ्रांस का बादशाह बनता है. वो उसके बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उसको क्या क्या होते हैं, उसने उन सब में कुछ उसने बदलाव किए थे. उन बदलावों में उसने एक अपना कानून एक बनाया था, इसको इतिहास में सिविल कोड के नाम से जाना जाता था, जो 84 सिविल कोड 84 जो नेपोलियनिक कोड कहा जाता था. इसका भी एक इरा, नेपोलियनिक इरा स्टार्टेड इन फ्रांस भी कैसे, एक मतलब युग चला था नेपोलियन युग. कितने दिनों के रहा आप देख सकते हैं आगे. नेपोलियन वाज डायरेक्ट डिक्टेटर बट ही आल्सो made some good works, do good works and some negative works for common people. वो लेकिन डिक्टेटर होने के साथ साथ उसने एक कानून बनाया था, सिविल कोड नाम से. तो उसमें उस कानून के अंतर्गत कुछ जो नियम और कानून जो बदलाव आते, कुछ तो पब्लिक के लिए पॉजिटिव थे, अच्छे थे, और उसमें कुछ तो निगेटिव थे. अब वो आगे क्या है हम आपको बता रहे हैं. अब क्या थे पॉजिटिव, वो एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी. अब इस अकॉर्डिंग टू सिविल कोड और इस सिविल कोड के अनुसार ये कानून बनाया गया था कि एवरीवन इज सेम बिफोर द लॉ, और रिच और पुअर, कॉमन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन और रॉयल पर्सन. चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा या बड़ा, या सिंपल या साधारण आदमी या शाही परिवार, लेकिन कानून सबके लिए क्या है, अब बराबर है. राइट टू प्रॉपर्टी. अब पहले क्या होता था कि पहले अब कुछ फ्यूडल लोग हुआ करते थे, जमींदार लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वही प्रॉपर्टी बना सकते थे, ये अधिकार कुछ लोगों को प्राप्त था. अब क्या था, कॉमन पीपल कैन आल्सो राइट टू प्रॉपर्टी. अब कॉमन पीपल लोगों को भी ये अथॉरिटी मिल गई थी, ये राइट मिल गया था, वो भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं. तीसरा क्या, फ्यूडल सिस्टम बाज एबोलास्ट खत्म कर दिया. किसको, फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या थी, जिम्मेदारी व्यवस्था थी, जिसमें जिनके पास खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, दो पर्सन हैव नॉट द मनी एंड आर have not the lands for agriculture. Common people and the simple people have to do work in the field and in the homes of the feudal people, and this system was abolished by the Napoleon. So this is good for simple and common people. And next is great peasants from serfdom. फ्रीड मीन्स आज़ाद कर दिए गए थे, पीजेंट्स मीन्स किसान लोग, जो कॉमन पीपल लोग थे फ्रॉम द सेपरेट. अब क्या होता है, जब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो क्या लोग आज़ाद हुए. दैट इज राइट नाउ फ्यूडल सिस्टम हैज एंडेड, सो इट विल बी श्योर प्रेसिडेंट्स आर फ्री नाउ, वी कैन से. अब क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम बाज एबोलाइज्ड, ख़त्म कर दिया गया था, और उसमें क्या हुआ था, अमीर गरीब
जितने कॉमन पीपल जो थे, कॉमन पीपल लोगों को भी ज़मीनें दी गई थी, वो भी प्रॉपर्टी बनाने लगे थे, क्योंकि अब जमींदारी वगैरह जो सिस्टम तो ख़त्म करके वो जो ज़मीन जो लैंड एरिया था, खेती बाड़ी थी, वो कॉमन पीपल को भी दे दी गई थी। अब इससे क्या होता था, जब फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ तो जाहिर सी बात है किसान जो थे, जिनके पास 80-60% लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं होती थी, अब उनके पास भी ज़मीन आ गई थी। अब ये किसान जो थे आज़ाद थे, उनकी स्लेवरी से, उनकी गुलामी से, किसकी? फ्यूडल लोगों की। अब क्या है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी जो लगा रखी थी फ्रांस में, ये सब हटा दिया गया था। ये भी इट इज़ आल्सो गुड फॉर कॉमन पीपल। दिस क्वालिटीज ऑफ सिविल कोड वर पॉजिटिव फॉर कॉमन पीपल, वी कैन से। लास्ट वाज द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ सिविल कोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। अब इसमें क्या होता था, ट्रांसपोर्ट आप तो जानते हैं, आना जाना लगा रहना, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट ही तो सामान, इधर का इधर, उधर का इधर, सब इधर का इधर, इस कंट्री से उधर, उधर उस कंट्री का, इस शहर से उस शहर का, इस शहर का इस शहर, ये सब क्या ट्रांसपोर्ट था। ये जो था इसमें भी इसमें इम्प्रूव किया गया, इम्प्रूव काफ़ी। और कम्युनिकेशन भी आई एम वाचिंग एंड यू आर, I am making the video about this topic, you are watching, and that is also a system of communication system. And communication system क्या था, ये भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट किए थे। किसने किए थे? नेपोलियन ने किए थे। किस कोड के अंतर्गत किए थे? सिविल कोड 1804, 1804। अब सिविल कोड की हमने आपको अभी तक अच्छाइयाँ बताई थी, अब क्या हम माइनस कर रहे हैं, अब निगेटिविटी बता रहे हैं। अब इसमें निगेटिविटी क्या थी, इसमें भी कुछ, जैसे इंक्रीज द टैक्स। अब उसने क्या किया था, नेपोलियन ने अकॉर्डिंग थ्रू दिस सिविल कोड कि इंक्रीज द टैक्स, उसने टैक्स बढ़ा दिया था। सो द कॉमन पीपल वर नॉट हैप्पी एंड सो दे अगेंस्ट नेपोलियन एंड कॉन्सरशिप वर इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट नंबर 2, कॉन्सरशिप वर इम्प्रेस्ड। अब कॉन्सरशिप क्या होती थी, नो वन कैन स्पीक और स्टेप फॉरवर्ड अगेंस्ट द नेपोलियन और गवर्नमेंट। कोई भी सरकार के खिलाफ या नेपोलियन के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ना कोई कदम उठा सकता। इफ़ एनीबडी डू दिस ही हैड टू डाई, उसको क्या करता था, मरना पड़ता था, और उसको एंड पनिशमेंट ऑफ डेथ, और उसको मौत की सज़ा मिलती थी। सो वो पनिशबल होता था, तो उसको ऐसा था कॉन्सरशिप वर इम्पोज्ड, और ये कॉन्सरशिप इम्पोज्ड थी। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। थर्ड इज निगेटिव थिंग ऑफ दिस। अब नेपोलियन ने इस सिस्टम में एक और गलत बात रखी थी। क्या रखी थी कि सिंपल मैन या कोई भी आदमी है, उसको ज़बरदस्ती फोर्स में आर्मी में भर्ती किया जा सकता है, उसके तो ये चीज़ गलत थी। ये चीज़ें आखिरकार ऐसी चलती रही। अब देखो आगे क्या होता है। अब नेपोलियन वाज नॉट ए डिक्टेटर, ही वाज आल्सो वेल ट्रेंड आर्मी मैन एंड ऑफ हिज आर्मी वाज चीफ, and he fought many wars, and most of them 1815 war. This war of Waterloo. Only he lost only, and he defeated in the war of 1815. Napoleon, so brave, he never fear of any country. Because at last 4 countries, how many countries? Four countries, four armies, 4 men against comes Napoleon. This man is Napoleon, and these 4 men, first is Prussia, and second is Russia, and third is Austria, and fourth is Britain. ये 4 joint forces comes against the Napoleon and attacked, and he ended the Napoleonic and। अब क्या होता है, 4 कंट्रियाँ आती हैं। कौन कौन सी होती है? एक प्रूसिया होती है, एक रसिया होती है, एक ऑस्ट्रिया होती है, एक ब्रिटेन होती है। ये 4 कंट्रियाँ अटैक कर देती हैं, और
किस पर अटैक करती है? डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के डिक्टेटर पर अटैक करती है। तो ये क्या होता है? ही डिफीटेड इन द वार ऑफ, हु डिफीटेड नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द वार ऑफ 1815 एंड ही कैप्चर्ड बाय द आर्मी ऑफ प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड ही सेंट टू हेलेना आइलैंड एंड ही गॉट द डेथ देयर। और क्या होता है? इस 1815 की लड़ाई में वाटरलू में हार जाता है और इसका रीजन क्या होता है? इसे सेंट हेलेना द्वीप में पकड़कर भेज दिया जाता है, वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। किसकी? नेपोलियन। और नेपोलियन का युग खत्म। अब क्या होता है? अब हम आपके आगे बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। 1799 में नेपोलियन डिक्टेटर बनता है और फ्रांस, और 1804 में क्या होता है? सिविल कोड अपना जारी करता है, सिविल कोड जारी करता है। 1815 में क्या होता है? नेपोलियन हार जाता है वाटरलू की लड़ाई में। अब लड़ाई हारने के बाद फिर क्या होता है? अब हम आपको बताते हैं आगे। अब क्या होता है? नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है। अब ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कंजर्वेटिव लोग, ये वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेटिक या उस टाइप का नेपोलियन एक कोड रहे, इस तरीके की सरकार रहे, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते थे। जैसे रसिया, ब्रिटेन, प्रूसिया, ये 4 कंट्रियाँ जो थी, ये क्या चाहती थी कि ये मोनार्ची सिस्टम ही यूरोप में बना रहे। तब इसमें क्या होता है? हस्ताक्षर होते हैं। तो पुरानी वाली व्यवस्था फिर आ जाती है फ्रांस में। पहले क्या थी? मोनार्ची सिस्टम था, मोनार्ची से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, डेमोक्रेटिक सिस्टम से फ्रांस में फिर कौन सा सिस्टम आया? डिक्टेटरशिप। अब फिर डिक्टेटरशिप खत्म होता है, अब फिर मोनार्ची सिस्टम आता है और वहाँ पर एक और किंग बैठाला जाता है, बुर्बन वंश का बैठाला जाता है। अब वहाँ पर फिर से मोनार्ची सिस्टम फ्रांस में स्टार्ट हो जाता है और रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूसिया, ये 4 कंट्रियाँ मिलकर हराती इसलिए हैं इसको नेपोलियन को, क्योंकि वो उनको डर था कि ऐसा ना पूरे यूरोप में ये सिस्टम फैल जाए। तो उन्होंने क्या, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अभी भी मोनार्ची सिस्टम चल रहा था, इसीलिए इसका खात्मा ज़रूरी था। किसका? नेपोलियन का। अब क्या होता है इसमें? अब फ्रांस में रूलर इन फ्रांस, अब जो उसका जो रूल हुकूमत करने के लिए जो बादशाह बैठाला गया था वो बुर्बन डायनेस्टी का था। वो किसके द्वारा बैठाला गया था? जो कंजर्वेटिव थे, जो पुरानी ही व्यवस्था लाना चाहते थे, उनके द्वारा। और ये कब हुआ? नेपोलियन को ख़त्म करने के बाद फिर से मोनार्ची सिस्टम। अब कौन सा सिस्टम आ गया था? मोनार्ची सिस्टम आ गया था, रीएस्टेब्लिश्ड मोनार्ची। अब हम आपको अगला पार्ट 2 में दिखाएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल अब ख़त्म ही है समझो, 2 वीडियो इस पर और बनेंगे। बच्चों, हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो, ये हिस्ट्री आपके समझ में आई हो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। आई विल नेक्स्ट मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो।